नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सारस्वत। आज का मुद्दा जो है बड़ा अहम है क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है सीधे सीधे। डेंगू लगातार प्रकोप बढ़ा रहा है लोगों पर। डेंगू का प्रकोप प्रदेश में बना हुआ है, कई जिले इससे प्रभावित हैं। हाड़ौती संभाग की बात की जाए तो हाड़ौती सबसे ज्यादा प्रभावित है इस डेंगू के प्रकोप से। लगातार मौतें हो रही हैं, मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन सरकार इसको मानने को तैयार नजर नहीं आ रही है। हालत यह है कि सरकारी विधायक हैं, सरकार के जो विधायक हैं वो भी सरकार से इस बात से खफा हैं और सरकार की पोल खोल रहे हैं। साफ तौर पर विरोधाभास नजर आ रहा है। आज अब इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर लगातार हर साल कमोवेश यही स्थिति क्यों बनी रहती है, हर साल डेंगू का प्रकोप लगातार क्यों बनता है और क्यों सरकार इसमें विफल होती है। इन सब कारणों को हम जानेंगे और उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। डेंगू और स्वाइन फ्लू का प्रकोप लगातार बना हुआ है। चिकित्सा विभाग डेंगू से होने वाली मौतों को रोकने में लाचार नजर आ रहा है। बीकानेर, धौलपुर, जालोर, कोटा समेत कई जिलों में हालात काबू में नहीं हैं। कोटा संभाग में तो हालात बेकाबू हैं। सरकारी अस्पतालों के हाल किसी से छुपे नहीं हैं। रोज नए मरीज पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उन्हें संभालने में नाकाफी साबित हो रहे हैं। इन सब के बावजूद सरकार मानने को तैयार नहीं है कि डेंगू बड़ी मौतों का कारण बन रहा है। हाड़ौती संभाग में जहां डेंगू का प्रकोप सबसे ज्यादा है, मौतों का आंकड़ा केवल 4 बता रहे हैं। कोटा और हाड़ौती में तो अभी तक डेंगू के प्रकोप से 150 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन चिकित्सा मंत्री इन सभी तरह के आंकड़ों से इनकार कर रहे हैं। विधायक को बहिष्कार हो गया। विधायक जी चले गए बीच में से। नहीं, विधायक साहब तो उनको कोई काम था इसलिए गए, वो कोई बहिष्कार नहीं किया। अब उन्होंने यदि इस प्रकार का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य आपके सामने दिया है तो हम पता करेंगे। यहाँ तो वो ये कह के गए कि मेरे को और कई काम है इसलिए जा रहा हूँ, और आपको यदि ये कहा है कि हमने बहिष्कार किया है तो वी विल टेक एक्शन। सरकार के ही विधायकों ने सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा दिए हैं। कोटा संभाग को लेकर हुई मीटिंग में विधायक भवानी सिंह ने चिकित्सा विभाग पर सीधे तौर पर डेंगू से मौतों के मामले में झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप भी लगा दिया। इसके अलावा दूसरे विधायक भी मंत्री और चिकित्सा विभाग के दावों से सहमत नजर नहीं आए। जनप्रतिनिधि जितने भी थे उन्होंने डेंगू के बारे में आक्रोश प्रकट किया है कि डेंगू को अब तक हम नियंत्रण में क्यों नहीं कर पाए, लोगों को मौतों से क्यों नहीं बचा पाए, इसके लिए हम भी दोषी हैं। मरीज के बढ़ते आंकड़ों को देखकर खुद डॉक्टर्स भी सवाल उठा चुके हैं। एलाइजा जांच में पॉजिटिव आने पर ही मरीज को सरकारी आंकड़ों के हिसाब से पॉजिटिव माना जाता है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आंकड़ों को सरकार मान ही नहीं रही है। सरकारी अस्पतालों में भारी भीड़ के कारण मरीज प्राइवेट अस्पतालों में भी जांच करवा रहे हैं, जहां कार्ड टेस्ट में पॉजिटिव आने पर ही इलाज शुरू कर दिया जाता है। अस्पतालों में दोनों तरह की जांच सुविधा है, तो सवाल ये उठता है कि सरकार कार्ड टेस्ट को पॉजिटिव क्यों नहीं मान रही है। राजस्थान सरकार के विधायकों के सवाल सरकार की नीयत में खोट जाहिर करते हैं। साफ दिख रहा है कि सरकार असली आंकड़ों को छुपा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो जिस तरह से आपने ये रिपोर्ट देखी कि जिस तरह से जो सरकार के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं, वो सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं, सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं और खुद को दोषी मान रहे हैं जो लोग डेंगू से जिनकी मौत हुई है। एक ऐसी बीमारी जो कि लोग उससे ग्रसित हो रहे हैं और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। मेरे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता राजीव अरोड़ा साहब मौजूद हैं। मेरे साथ मेरे साथी पत्रकार योगेंद्र पंचोली मौजूद हैं। सबसे पहले मैं हमारे जो साथी पत्रकार हैं योगेंद्र पंचोली, जो कि स्वास्थ्य विभाग भी उन्होंने काफी लंबे समय तक उसकी कवरेज करी है और देखा है, उसको करीब से देखा है, मैं उनके पास जाना चाहूंगा और मैं उनसे एक सवाल ही जानना चाहूंगा कि योगेंद्र, जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ये कोई एक साल की बात नहीं है, हर साल ये बीमारियां दस्तक देती हैं, हर साल ऐसे ही लोग अस्पतालों में पहुंचते हैं। सरकारी अस्पतालों का हाल सबको पता है कि किस तरह का हाल है सरकारी अस्पतालों का। आप क्या देखते हैं कि कहां आपको सबसे बड़ी कमी नजर आ रही है? देखिए सुधांशु, मैं बात शुरू करता हूं जो अभी पैकेज चल रहा था वहीं से कि सरकार के कुछ जनप्रतिनिधि हैं वो अगर सवाल उठा रहे हैं कि सोचो तो पूरे प्रदेश भर की क्या स्थिति होगी, क्योंकि
डैमेज कंट्रोल की बात अगर करें तो शुरुआत में अगर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक सवाल नहीं उठाते। अगर स्थिति खराब है, ज्यादा स्थिति खराब है, तभी यही है कि यहाँ पर जो हाड़ौती संभाग के जो विधायक है उन्होंने यहाँ तक कि बैठक का बहिष्कार कर दिया और खुद मंत्री भी कह रहे हैं कि कुछ लचर व्यवस्थाएं जरूर है, लेकिन व्यवस्थाएं सुधारी है। लेकिन सबको पता है कि जब स्थिति बिगड़ती है, चाहे डेंगू हो, मलेरिया हो या स्क्रिप्ट टाइफस हो या फिर सबसे डराने वाला जो है स्वाइन फ्लू हो, कई मौतें हुई, सैकड़ों की संख्या में मौतें हो चुकी है। लेकिन केवल ये हवाला दिया जाता है कि केवल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो टेस्ट बताया गया है वो टेस्ट होने पर ही उसे स्वाइन फ्लू, डेंगू का पीड़ित माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। यानी बीच में जब बैठकें भी हुई, स्वास्थ्य भवन में बैठकें भी होती है, बड़े अधिकारियों के स्तर पर यहाँ पर टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया जाता है कि सभी जिलेवार के दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए भी एक प्रारूप तैयार किया जाता है। लेकिन कमोबेश हर साल अगर ये स्थिति है तो सबके सामने है कि स्वास्थ्य विभाग के जो कारिंदे हैं क्या कुछ कर रहे हैं, क्या बैठकों तक ही सीमित है। लेकिन सवाल निशान हर बार इनकी कार्यशैली पर भी लगता है, क्योंकि ये जो आंकड़े, और पिछले दिनों आपने भी देखा कि अभी इंतजार कर रहे हैं कि कब सर्दियां शुरू होगी और जो ये केसेज हैं उनमें कमी आएगी। यानी अगर मौसम पे लोगों को छोड़ दिया जाए तो फिर तो भगवान मालिक है उन लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। और इस तरह के बयानात भी सामने आ चुके हैं कई बार, अधिकारियों के भी और नेताओं के भी बयान आते हैं कि मौसम का इंतजार हो रहा है, कि जल्दी जब सर्दी आएगी तो इसका प्रकोप कम हो जाएगा। इसके भरोसे नहीं बैठा जा सकता है। मेरे साथ राजीव अरोड़ा जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। मैं उनसे इस बारे में बात करूंगा कि जिस तरह से अभी जो बीजेपी के जो विधायक हैं, खुद विधायक हैं, वो मान रहे थे कि हाँ हम इसके लिए दोषी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ों और उनके आंकड़ों में काफी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आपको क्या लगता है कि सरकार की नीयत पर सवाल उठे हुए हैं सीधे सीधे? सुधांशु, इसमें मुझे 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण नजर आती हैं। पहली चीज तो डेंगू के इतने जबरदस्त प्रकोप से, जो कि पूरे राजस्थान में है, हाड़ौती में विशेष रूप से है, उससे इस स्वच्छ भारत अभियान की पोल खुल गई। जो 3 साल से इस अभियान को चला रखा था, प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा पसंदीदा अभियान था। बड़े फोटो ऑप्स हुए जिसमें मंत्री, मुख्यमंत्री, सरकारी अधिकारी पूरे देश में सफाई करते नजर आए। और हमको मालूम है कि डेंगू जो है मच्छर से फैलता है। और मच्छर कहाँ पे होते हैं? मच्छर वहां पे होते हैं जहाँ पे गंदगी होती है, जहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती। और उसका एक उदाहरण राजस्थान नजर आया। वैसे ही हमको मालूम है कि जब देश के अंदर समय समय पर सर्वे होता है, मालूम पड़ता है कि कौन सा प्रदेश सबसे आगे सफाई में, कौन सा शहर सबसे आगे है। उसके अंदर राजस्थान के ज्यादातर जो नगर हैं वो बहुत ही निचले पायदान के ऊपर आते हैं। और हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया है, इतना पैसा खर्च करा जाता है इस देश के अंदर, इतनी बात करी जाती है, लेकिन देश स्वच्छ नहीं हो रहा। और उसके कारण इस बार जो डेंगू का प्रकोप आया है वो आज तक का सबसे ज्यादा भयानक और भयावह है। दूसरी बात इससे मालूम पड़ती है कि गुड गवर्नेंस की जो बात करती है सरकार, उसमें पूरी तरीके से फेल हो गई है। क्योंकि ना तो आपने प्रिकॉशन लिए, और जब घटना घट गई तो उसकी कोई तैयारी नहीं है। तो इससे मालूम पड़ता है कि सरकार ना तो तैयार थी, और पिछले सालों की घटनाओं से उन्होंने कुछ भी नहीं सीखा। इतिहास जो हम पढ़ते हैं उसका मतलब ये होता है कि हम उन घटनाओं को दोबारा नहीं दोहराएं, वो गलतियां दोबारा नहीं करें जो पूर्व में हो चुकी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस विषय में किसी का ध्यान नहीं किया और संवेदनहीन सरकार है। और उससे भी ज्यादा मालूम पड़ता है कि इस विभाग के जो मंत्री हैं वो उनका अहम इसमें बहुत ऊपर चल के बोल रहा है, और गलती होने के बाद खुद के विधायक ये बात कहने के बाद कि हमारी इतनी मौन हो चुकी है, वो स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये तो लोगों की आंखों के अंदर धूल झोंकने के बराबर है। आप बता रहे हैं कि राजस्थान में 4 लोगों की डेंगू से मौत हुई है, और आपके विधायक बता रहे हैं जो कि हाड़ौती के हैं, कोटा के से विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि 160-165 मौतें खाली कोटा के अंदर हाड़ौती में हो चुकी हैं डेंगू से। तो पूरे प्रदेश में कितनी मौतें हुई होंगी। और आप कह रहे हैं कि हमारे 4 मौतें हुई हैं, और अगर 4 मौतें हुई हैं तो फिर आप कितनी चिंता की बात है। फिर आप क्यों कह रहे हैं कि फॉगिंग मशीन बढ़ाएंगे, फिर आप क्यों कह रहे हैं कि नर्सिंग कर्मी बढ़ाएंगे, फिर आप क्यों कह रहे हैं एनएसएस के एनसीसी के लोगों को इस काम में लगाएंगे। इससे मालूम पड़ता है कि सरकार को इसमें ज्यादा लोग पसंद करते अगर सरकार इस बात को स्वीकार करती कि हमारी तरफ से कमी रह गई है, लेकिन सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इससे लगता है कि सरकार सीखेगी नहीं, और इस प्रदेश के अंदर इस तरह से मौतें होती रहेंगी और उसका कोई रास्ता नहीं निकलेगा। मैं बीजेपी के जो हमारे साथ नेता हैं शील धाबाई जी, उनके पास जाना चाहूंगा। वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी की, जो अभी
मंत्री जी के आंकड़ों में और जो विधायक हैं उनके आंकड़ों में अंतर दिखाई दे रहा है, और जो आपके बीजेपी के विधायक हैं वो खुद इस बात से खफा दिखाई दिए कि मंत्री जी उस बात को मानने को तैयार नहीं है, चिकित्सा विभाग के अधिकारी उस बात को मानने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसी स्थिति आन क्यों पड़ी है कि कोटा संभाग सबको दिख रहा है कि इस डेंगू की बीमारी से काफी ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मानने को तैयार नहीं है सरकार अपने आंकड़ों में? नहीं, देखिए, सरकार के आंकड़ों के आधार पर ही सरकार अपना जो भी डिसीजन लेती है, जो भी वक्तव्य देती है आंकड़ों के आधार पर। अगर वहां के विधायकों को ऐसा लगता है कि आंकड़ों में गड़बड़ है तो निश्चय एक जांच का विषय है, और मंत्री जी इस जांच को विषय में बहुत गंभीरता से लेंगे और इसकी जांच होगी। और जहां तक ये डेंगू का सवाल है, ये जो डेंगू है, जो वायरस है, इसका आपके कुछ नए रूप में आया जिसकी जांच होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसके लिए भी प्रबंध किए गए हैं कि जो अब तक इसकी जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में आती थी वो बहुत जल्दी एक दिन में ही आने लग गई है। इसमें फर्क पड़ा है। और इसके अलावा सरकार जो रीजन होते हैं, जैसे सफाई की अभी बात कर रहे थे, तो सफाई तो विशेष फोकस में करा हुआ है, फॉगिंग मशीन भी मंगाई गई है और हर तरह की दवाइयों के प्रबंध किया जा रहा है। स्पेशल टीम डॉक्टर्स की लगा रखी है और जो डॉक्टर्स बाहर गए उनकी छुट्टी निरस्त कर दी है, नाइट ड्यूटी भी लगाई गई है और CMHO खुद इसको देख रहे हैं। एक डॉक्टर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, डॉक्टर के उसमें अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई है कि इसकी क्यों ये बार बार रिपीट होकर आ रहा है ये वायरस जो है। तो सरकार की तरफ से कहीं कोई कोताही नहीं है। और जहां तक मंत्री जी की बात है या विधायक जी की बात है, तो ये जो आदमी जितना अपना होता है उससे आदमी अपने खुल की बात कर सकता है, अपनों से ही गुस्सा भी जाहिर किया जा सकता है, नाराजगी भी जाहिर की जा सकती है। तो ये कोई इतना इश्यू नहीं है जिसको इतना बड़ा बनाया जाए। अगर बात ध्यान में आई है, प्रसंग ध्यान में आई है मंत्री जी की, तो ये निश्चित तौर पर इसको करने की कोशिश करेंगे। सरकार के लिए इश्यू कैसे नहीं हो सकता है? एक मौसमी बीमारियां, डेंगू, इश्यू नहीं, मैं इस इश्यू की बात जी, नहीं, जो आपस में जो बातचीत हुई है, जो तकरार है, तकरार की बात हम कर भी नहीं रहे हैं। हम तो ये बात कर रहे हैं कि बीजेपी के विधायक खुद मानते हैं कि मौतों का आंकड़ा 165 के आसपास है, केवल जो कोटा संभाग है वहां, प्रदेश की तो बात भी नहीं कर रहे हैं और काफी आंकड़े अलग बयान कर रहे हैं जो हकीकत को है। लेकिन सरकार उस बात को मानने को तैयार नहीं है। सरकार, चूंकि सरकारी आंकड़ा आपने जैसे कहा, लेकिन कोताही नहीं बरत रही है। इसका क्या माना जाए? क्योंकि मौतों का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है, केवल डेंगू ही नहीं, मैं आपको बता दूं, स्वाइन फ्लू और जो दूसरे बीमारियां भी। देखिए, आप कोताही कैसे कह सकते हैं? सरकार ने जितने भी और भी ऑन ड्यूटी के अलावा भी जो है प्राइवेट डॉक्टर्स को भी हायर किया हुआ है। दवाइयां जो यहाँ नहीं मिल रही वो भी मंगाई जा रही है। इसकी जो स्वाइन फ्लू के लिए जो पॉश मशीन है, जो जयपुर, हालांकि 25 लाख ज्यादा बता रहे हैं वो, लेकिन फिर भी किसी भी कीमत पर सरकार ये प्रयास करी कि इस मशीन का भी लाया जाए, यहाँ पर जयपुर में भी लाया जाए और जो बड़े जैसे कोटा में स्पेशल वहां पर भी लाया जाएगा। और हर स्तर पर वार्ड जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है, जहां पर गंदगी है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। और जो भी स्पेशल जो डॉक्टर है उनको भी कहीं से भी हायर करके लाया जा रहा है। तो हम किस आधार पर कह सकते हैं कि लापरवाही? एक ऐसा इश्यू है, एक संवेदनशील सरकार, जनता इतनी परेशान हो रही है, बीमार हो रही है, उनको दवाइयां फ्री देने के प्रयास हो रहे हैं, तो ये बात तो गले उतरती नहीं है कि सरकार इतनी मौतें हो रही हैं और ये हो रही है। अगर कहीं आंकड़ों में गड़बड़ है तो निश्चित तौर पर जांच का विषय है और इसको बहुत गंभीरता से सरकार लेने का प्रयास कर रही है। मैं हमारे साथी योगेंद्र पंचोली, उनसे बात करना चाहूंगा। जो बात शील धाबाई जी कह रहे हैं कि सरकार कोताही नहीं बरत रही, सरकार अपनी तरह से, जो सरकार एक संवेदनशील सरकार है, आपको लगता है कि वास्तव में जो सरकारी तंत्र है वो इसके प्रति गंभीर दिखाई देता है? देखिए, आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं ही, डराने वाले भी आंकड़े हैं, लेकिन SMS अस्पताल में अगर सुबह से जायजा लिया जाए, लोगों की लंबी कतारें बताती है कि लोगों को कितना रिलीफ मिल रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, व्यवस्थाएं डगमगा जरूर जाती है लेकिन राहत जरूर मिल रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि लोग शिकायतें करते हैं, कई बार यहाँ पे भी फोन करके कहते हैं कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, जांच ही नहीं मिल रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि बयान दिया जाता है कि 24 घंटे में, 12 घंटे में आपको जांच मिल जाएगी, ब्लड की जांच मिल जाएगी, और उसके बाद पता चलता है कि 3 दिन हो चुके हैं। और कई बार ये भी मामले सामने आते हैं, मैं शील जी से कहना चाहूंगा कि खुद मंत्री जी कहते हैं कि कई बार लोग सीरियस स्थिति में जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पहुंचते हैं तो मौत का आंकड़ा जो बढ़ता है वो भी एक कारण है। लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं सरकार को भी चेतने की जरूरत है, और जो प्रशासन है, जो विभाग है, स्वास्थ्य विभाग, उसको भी देखने की जरूरत है। लेकिन योगेंद्र, सरकारी हॉस्पिटलों में उतने लोगों को इलाज भी नहीं मिल पाता है। लोग जब तक वहां लाइन लगाते हैं, इलाज के लिए प्रयास करते हैं,
उस बीच में भी काफी एक लंबा फासला, भीड़ बहुत ज्यादा है सरकारी अस्पतालों में, उतनी व्यवस्था भी नहीं है, तो प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं इलाज कराने। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर व्यक्ति सक्षम नहीं है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाए। सरकार की व्यवस्थाएं होती है, जिम्मेदारी भी सरकार की होती है कि वो लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान भी रखे, क्योंकि पूरा महकमा है और हर व्यक्ति का अधिकार भी है कि उसको स्वास्थ्य का जो लाभ है सरकार उपलब्ध कराएं। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं, उन्हें किस तरह से माकूल कर पाते हैं, प्रबंधन किस तरह से हो और किस तरह से डॉक्टरों की ड्यूटी तय की जाए, ये सब अधिकार सरकार का और विभाग का है। तो अगर इसमें कुछ व्यवस्थाएं अगर सही लोगों के माकूल की जाए और बाकायदा मॉनिटरिंग अच्छी तरह से हो तो एक कोऑर्डिनेशन से काम होता है तो लोगों को राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सरकारी अस्पताल है, एसएमएस का ये उदाहरण लें, यहाँ पर भीड़ है और एक सुप्रीम कोर्ट ने भी एक शायद नियम कुछ बना रखा है कि इतने मरीजों पर इतना डॉक्टर होना, वो नसरीन जी बताएंगे कितने डॉक्टर होना है, डॉक्टरों की भी कमी है और मेडिकल जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भी कमी है। तो चिंतन और मंथन की जरूरत तो विभाग को है। मैं नसरीन भारती जी के पास जाना चाहूंगा, वो जो वरिष्ठ चिकित्सक हैं इस मुद्दे पर, उनसे मैं बात करना चाहूंगा कि जिस तरह से जो डेंगू के जो प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, और हमारे जो साथी हैं उन्होंने भी कहा कि चिकित्सकों की भी उतनी जितनी जरूरत है उतने चिकित्सक भी नहीं होते हैं, सरकारी अस्पतालों के जो हालात हैं वो उतने सही नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रीजन मानती हैं आप जो लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकारी आंकड़े कुछ और कह रहे हैं जबकि असल आंकड़े कुछ और हैं? डेंगू, जैसा कि हम जानते हैं कि डेंगू एक मतलब ऐसा फीवर है, ये वेक्टर बोर्न डिजीज है। मलेरिया जैसे मॉस्किटो से मलेरिया फैलता है, उसी तरह से मॉस्किटो से डेंगू भी फैलता है। ये वायरस एक होता है जो एडीज वायरस, एडीज मॉस्किटो होता है, उस पर रहता है और वो इन्फेक्टेड, कोई भी मरीज अगर इन्फेक्टेड है डेंगू से तो उसके थ्रू दूसरे मरीज को इन्फेक्ट करता है। तो ये मैं एक बेसिक का आपको लेके चल रही हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगी क्या है डेंगू। अपन डेंगू की बातें तो कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में जाने भी तो सही, बाकी सब डिस्कशन के मुद्दे हैं वो तो हम अभी करते ही रहेंगे। तो ये एडीज जो वायरस है इस मॉस्किटो के थ्रू फैलता है, लेकिन एक बार अगर यदि इन्फेक्ट हो जाए ये मॉस्किटो, तो ये मॉस्किटो किसी और को ताउम्र काटेगा तो वो हमेशा उसका ट्रांसमिट करेगा। कितनी बड़ी बात है, मतलब यदि एक मच्छर किसी को ले लेगा, किसी का ब्लड इन्फेक्टेड मरीज का, तो वो मच्छर ताउम्र जब तक वो जिंदा रहेगा वो फैलाता ही रहेगा इन्फेक्शन। तो सोचिए कितना डेंजरस है इस तरह से। और ये जनरली साफ पानी में पैदा होने वाले मच्छर हैं। हमारे यहाँ चूंकि हम लोग जिस तरह से हम लोग अभी वी आर नॉट डेवलप्ड कंट्री, वी आर अंडर डेवलपिंग फेज, तो हमारे यहाँ अभी भी कितने कृषि प्रधान देश है, 70% लोग कृषि का कार्य करते हैं और अभी भी एजुकेशन हमारे पूरे इंडिया में बहुत कम है जैसा कि हम जानते हैं ओवरऑल। तो ये कई फैक्टर्स है जिनकी वजह से लोग पानी इकट्ठा कर लेते हैं, लोग बहुत मतलब अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो उन सब इग्नोरेंस, दिस इज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। तो इग्नोरेंस की वजह से मरीजों को एक बीमार हो गया, उससे उसका ध्यान नहीं रखा, बीमार क्यों हुआ कि मच्छर ने काट लिया। अब ये मच्छर क्या चीज, मतलब इतना आउटब्रेक मच्छर का हो रहा है कि इसमें मतलब जो ये एडीज वायरस है ये मरीज को एक के बाद इन्फेक्ट करे जा रहा है। और आज देख लीजिए कितनी डेथ्स हो रही हैं। हालांकि जनरली ऐसा है कि डेंगू से ज्यादा डेथ्स रिपोर्टेड नहीं है अनटिल अनलेस इसको हम टाइमली कंट्रोल कर लें और इसका डायग्नोसिस प्रॉपर्ली हो जाए। तो अभी हम डायग्नोसिस पर ही चल रहे हैं कि डायग्नोसिस जैसे मरीज आते हैं तो जनरली एक स्वाइन फ्लू होता है जिस तरह से, तो उसी तरह से एक वायरस इन्फेक्शन होता है ये, तो ये भी एक फ्लू लाइक इन्फेक्शन होता है। मरीज आ रहा है, बुखार है, मरीज बोल रहा है मुझे हाथ पांव में दर्द है, बहुत सीवियर हेडेक है और मेरे कान की कनपट्टी से लेकर आंख के पीछे तक बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, साथ में जॉइंट्स में पेन है, स्वेलिंग हो गई है, ये सारे सिम्टम्स लेके मरीज आ रहा है, नौशिया है, वॉमिटिंग, उल्टी का मन कर रहा है। तो ये मरीज को हमको सोचना चाहिए कि हाँ इसका है, इट मींस हाई ग्रेड फीवर ऑलवेज विल बी देयर। 104 डिग्री तक बुखार मरीज को हो सकता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर मतलब इसको फ़ारेनहाइट में माने तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक फीवर हो सकता है। तो ऐसे मरीज को हमको ध्यान देना चाहिए। मेनली ये है कि मरीज को जहां भी वो डॉक्टर के पास चला जाए तो डॉक्टर के पास जाने के बाद जो एक्सपीरियंस सारे डॉक्टर्स हैं हमारे अस्पतालों के, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो वो लोग उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। तो ट्रीटमेंट जब शुरू हो जाए मरीज का तो उसी में सबसे पहले आ जाता है कि उसका इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए क्या डायग्नोज करें। तो आजकल एलिजा वायरस के लिए जो ट्रीटमेंट दे रही है सरकार के यहाँ हर जगह मौजूद है उसका डायग्नोसिस के लिए।
तो एलिजा के थ्रू आप सीरो टाइप एक होता है जिसमें सीरम को निकाल लेते हैं, ब्लड लेकर उसका सीरम बना के उसको जांच के लिए भेज देते हैं। तो उसमें यदि वो अक्यूट इन्फेक्शन है, मतलब अभी का हुआ है, तो उसका IgM बढ़ा हुआ आएगा, और अगर पुराना केस है तो उसका IgG बढ़ा हुआ आएगा। तो ये चीजें हमको डायग्नोस करनी चाहिए। मैं अभी थोड़ा मोटा मोटा आपको बता रही हूँ ताकि आम जनता को पता चल सके कि डेंगू क्या है, डेंगू का इतना बड़ा हुआ कैसे बना रखा। बाकी सरकारी आंकड़े क्या कह रहे हैं वो तो आप भी जानते हैं। सरकारी आंकड़ों का जहां तक सवाल है कि भाई हम एज ए मेडिको, एज ए डॉक्टर, मैं ये जानती हूँ कि जब तक वो प्रूव नहीं होगा हमारा डिपार्टमेंट कैसे कह देगा या कोई डॉक्टर रिपोर्ट कैसे भेज देगा कि ये पेशेंट डेंगू पॉजिटिव है। एलिजा में अगर आ रहा है पॉजिटिव, वो बोलेगा। क्लिनिकल तो हम बोल ही रहे हैं पहले। तो उससे क्या होता है कि आप एज ए रिपोर्टर या जनता या जो भी है मीडिया, वो तो ये कह सकता है कि सब इतने मरीज मरे, लेकिन जरूरी नहीं हर बुखार का मरीज डेंगू का मरीज ही हो। नहीं, तो हर बुखार का मरीज डेंगू के मरीज की ये नहीं कि जो वायरल भी होता है, जनरल वायरल भी होता है, सामान्य बुखार जिसे हम कहते हैं वो भी होता है, लेकिन ऐसे भी काफी केसेस सामने आ रहे हैं लगातार डेंगू के केसेस। मैं राजीव अरोड़ा जी के पास जाना चाहूंगा कि उन्होंने कहा संवेदनशील सरकार अपनी जो कि बिल्कुल कोताही नहीं बरत रही है। हर बार ये बीमारियां सामने होती हैं, लेकिन उसके बावजूद क्यों पहले से ही रोकथाम के उपाय पहले से ही क्यों नहीं करने शुरू कर दिए जाते ताकि इन बीमारियों पर ज्यादा से ज्यादा रोकथाम की जा सके। यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है। देश की जनता, प्रदेश की जनता ये बात पूछ रही है, और लापरवाही इसलिए मालूम पड़ती है कि मंत्री जी जयपुर से कोटा चले जाते हैं, चिकित्सा विभाग के अधिकारियों के साथ होते हैं और वो बोलते हैं कुल 4 व्यक्तियों की मौत हुई है और हर दिन अखबार में निकल रहा है। और ये आंकड़े उनके जो सरकारी अस्पताल में बात सही कह रहे थे कि बहुत सारे लोग प्राइवेट अस्पतालों में जाते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, गांव घाड़ियों में डिस्पेंसरी में जाते हैं, उनके आंकड़े तो हमारे सामने आते ही नहीं है वहां पे कितने लोगों की मौत हो रही है। तो जब हमको मालूम पड़ जाए कि इस तरीके के आउटब्रेक हो गया है, हम साफ सफाई रख नहीं पाए, मच्छर ज्यादा इस तरीके पैदा हुए हैं, तो उसकी रोकथाम की तो तुरंत कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। और जो बड़े अस्पताल हैं जैसे सवाई मानसिंह अस्पताल है, कोटा अस्पताल है, जोधपुर है, अजमेर है, बीकानेर है, जो डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, उनके ऊपर डॉक्टर्स को पूरा इसका प्रशिक्षण, उसकी दवाई, उसके जांच के किट, वहां के नर्सिंग स्टाफ को पूरा मालूम होना, ये सब चीज बात होनी आवश्यक है। मंत्री महोदय तो अभी कह रही थी शील राबाई जी की वो तो आपस के अंदर खुले मन से लोग बात करते जब एक संग बैठते हैं। मंत्री जी ने कहा कि इनको देखेंगे, इनसे एक्सप्लेनेशन लेंगे कि उन्होंने ऐसी बात कैसे पूछी। खुले मन की बात नहीं है। उनको बुरा लगा कि हमारी पार्टी के विधायक, और एक नहीं 3-4 विधायक एक ही जिले के, एक जगह के, संदीप जी, ये भवानी सिंह राजावत जी, सबने ये बात बोली कि हम तो जनता के बीच में जा नहीं सकते। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मौतें हो रही हैं, सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है, और सरकार बोल रही है कि मौत ही नहीं हुई, डेंगू आया ही नहीं, डेंगू नहीं हो रहा, तो फिर अब इतनी बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश क्यों करी जा रही है कि 8 फॉगिंग मशीन और भिजवाएंगे। NSS के कार्यकर्ताओं कह रहे हैं कि आप जाके वार्ड संभालो, नर्सिंग कर्मी कह रहे हैं आप जाके वार्ड संभालो। साफ मालूम पड़ता है कि पहले हमने उसको गलती करी, उसको स्वीकार नहीं करा, आज भी उसे सबक लेने को तैयार नहीं है। और अगले वर्ष वापस आप देखोगे इस तरीके की बात होगी कि हम वापस जब कुछ आउटब्रेक होएगा तब हम जाके काम करेंगे। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा कहा जाता है। तो अगर प्रिवेंशन कर सके, पहले से तैयारी करें, तो शायद ये घटना नहीं होती और इतने लोगों की मौत नहीं होती। ये भी कहा गया सुधांशु कि कोटा संभाग में आजादी के बाद किसी भी आपदा या महामारी से ये पहली बार इतनी मौत हुई है। हाँ, आज तक कभी 165 मौतें एक साथ किसी वजह से नहीं हुई के अंदर, जो डेंगू की वजह से हुई है। बड़ा चिंता का विषय है, गंभीरता से लेना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसका जवाब शील धाबाई जी से चाहूंगा कि कांग्रेस का ही बात नहीं है, ये साफ साफ विधायक, आपके विधायक कह रहे हैं, और आप जिस तरह से कहा कि ये तो एक परिवार की बात है कि आपस में तकरार होती रहती है। यह मुद्दा तकरार का नहीं था, मुद्दा था लोगों की मौत से जुड़ा हुआ। और कहीं ऐसा झूठी बात भी नहीं की जा रही है कि नहीं कि हवा में केवल बात हो रही है। अगर पहले से ही तैयारियां क्यों नहीं की जाती हैं सरकार के द्वारा ऐसी, ताकि इन रोगों से कुछ ना काफी हद तक इन पर रोक लगाई जाए। ये नहीं कहा जा रहा कि खत्म हो जाए, लेकिन रोक लगाई जा सके। देखिए सुधांशु जी, डॉक्टर साहब भी बैठी है, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो स्वाइन फ्लू का वायरस कैलिफोर्निया जो था, उसका पूरा इलाज देख लिया था, टीके भी आ गए, तो उसकी दवाइयां भी आ गई। लेकिन इस बरस जो आया ये स्वाइन फ्लू, मिशिगन जो है वो वायरस दूसरे रूप में आया है, तो थोड़ा टाइम लगता है उसको क्योर कंट्रोल करने में, तो उसकी दवाइयां भी बनाने में, वो टीके लगाने में भी लगता है। तो हर बार अपन जिसकी तैयारी करती है वो दूसरी अगली साल नए रूप में आ जाता है। तो जहां तक तैयारी की बात है तो सरकार अपनी तरफ से जब तक तैयारी करती है दूसरा आ जाता है। और बात जो आप अरोड़ा जी कह रहे हैं कि मैं मानती हूं कि अगर वो जो वहां के विधायक हैं वो
ज्यादा जानते होंगे, मंत्री जी का भी ऐसा कोई नहीं था। अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने अनुशासनहीनता की है या कोई बात है, तो ये तो पार्टी में बात हो सकती है, ये तो कोई इशू की कोई बात ही नहीं है। लेकिन अब भी जिस रूप में भी जो आया है, इसके लिए भी फॉरेन से भी कांटेक्ट किया जा रहा है, लैब जो है नई लेबोरेटरीज में भी इसको टेस्ट किया जा रहा है, और रीजन्स का भी पता लगाया जा रहा है, और टीके भी आ रहे हैं, दवाइयां भी उसी हिसाब से लगाई जा रही है। तो लापरवाही की तो कोई बात ही नहीं है। सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करती है। अब अरोड़ा जी के टाइम पर भी स्वाइन फ्लू हुआ था, ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो है नहीं। अशोक गहलोत जी जब थे, बहुत लोगों की मौत हुई थी। तो इसका तो कोई मतलब पॉलिटिक्स से तो कोई संबंध होने तो मैम ये कह ही नहीं रहे कि राजनीति का मुद्दा है केवल। कांग्रेस के टाइम भी मान लीजिए ये बीमारियां थी, डेंगू फैल रहा था, स्वाइन फ्लू फैल रहा था, यही है ना, हर बार नई बीजेपी के समय भी फैल रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार की जिम्मेदारियां हैं कि नहीं? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है इसके लिए, और इसके लिए प्रयासरत भी है। और मैं प्री प्रिकॉशंस की आपकी जो बात कर रहे थे, प्री तैयारियों की जो बात कर रहे थे, उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि हर बार कोई नई बीमारी निकल कर आ जाती है। जिस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है, या जो खाने पीने की जिस तरह से आ रही हैं, वो फ्रूट्स जो आ रहे हैं, जो सब्जियां आ रही हैं, उनमें हर तरह से ऐसी मिलावट होती है कि कोई भी बीमारी नई रूप लेके आ जाती है। जी। चलिए, अभी वक्त एक ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं, और उसके बाद डॉक्टर नसरीन भारती जानेंगे कि आखिर जो सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो टेस्ट की सुविधाएं हैं, या वहां पर कितनी सुविधाएं हैं जितने मरीज उनके लिए पहुंच रहे हैं उन पर काबू पाने के लिए। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है खास खबर में। हम अभी चर्चा कर रहे थे डेंगू जैसे रोग पर, जो कि एक प्रकोप की तरह फैल रहा है। लोगों को इससे लोग काफी परेशान हैं। लगातार मौतें सामने आई हैं लगातार डेंगू से, और हर साल यह डेंगू नए नए रूप में सामने आ रहा है। अलग अलग रूपों में इसके वायरस सामने आते हैं, उनके नाम सामने आते हैं। इस वायरस के किस तरह से डेंगू इफेक्ट करता है, और कौन कौन से वायरस नए रूपों में सामने आते हैं, और उनका असर कितना होता है, इस बारे में मैं नसरीन भारती जी से जानना चाहूंगा कि वो बताएं कि एक चिकित्सक के रूप में आप जो वायरस देखते हैं अलग, अब जैसे स्ट्रेन इसका जो बदला है डेंगू का इस बार, तो आखिर ये कैसे इफेक्ट करता है और कितना खतरनाक साबित हो सकता है? सुधांशु जी, ये एक्चुअली डेंगू का जो वायरस है वो ना अभी आपको पता ही है, मच्छर से फैलता है, और मच्छर में एडीज मच्छर है जो इसको फैलाता है। तो इसके जो वायरस हैं उसके 4 सीरोटाइप्स होते हैं। तो अब यदि एक मरीज किसी से इन्फेक्ट हो गया, तो इसका इन्फेक्शन का जो मच्छर, अगर किसी मच्छर ने काटा किसी भी मरीज को, तो मच्छर के अंदर वो 4 से 10 दिन के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड होता है। 4 से 10 दिन के अंदर वो उसको, तब तक वो ग्रो होंगे वायरस उसमें, और फिर उसके बाद वो काटेगा। तो मैंने जैसा बताया था, वो लाइफ लॉन्ग उसको ट्रांसमिट करेगा मच्छर, है ना। तो इसी तरह से यदि वो किसी भी इंसान को, ह्यूमन बीइंग को है, तो ह्यूमन बीइंग का भी 4 से 10 दिन या मोर देन 12 डेज इंक्यूबेशन पीरियड है। उसका फर्स्ट सिम्टम 4 से 10 दिन के अंदर अपियर हो सकते हैं, और मोर देन 12 डेज के अंदर भी अपियर हो सकते हैं। ये जो इसके वायरस है, इसके 4 सीरोटाइप डिटेक्ट हुए हैं। तो उसमें यदि एक सीरोटाइप को से मरीज इन्फेक्ट हुआ, कोई मरीज को काट लिया उसने किसी ह्यूमन बीइंग को, तो उसकी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उस सीरोटाइप से तो आ जाएगी। जैसे 1, 2, 3, 4 4 हैं, तो 1 ने काटा तो 1 से तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी आ गई। लेकिन 2, 3 और 4 को टेम्परेरी क्रॉस इम्यूनिटी आ सकती है। या तो मतलब वो टेम्परेरी होगी या फिर पार्शियल होगी। वो परमानेंटली 3 और जो बचेंगे उनसे इम्यून नहीं होगा। उसके लिए अभी सरकार ने रिसेंटली 2015 और 2016 के अर्ली मंथ्स में एक वैक्सीन निकाला है। उस वैक्सीन का नाम डेंगवैक्सिया है, जो कि CYD एंड TDY के नाम से जाना जाता है, और वो सरकारी अस्पतालों में अवेलेबल हो रहा है। अभी उतनी मात्रा में अवेलेबल नहीं हुआ है, मैंने कहा ना अर्ली फेज में है। और इसके अलावा भी अदर जो टेट्रावेलेंट लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है वो अंडर ट्रायल चल रहे हैं, वो बन रहे हैं। वो जो पहला वाला वैक्सीन था वो सैनोफी पॉस्चर ने बनाया था। तो ये एक्चुअली इस तरह से अंडर ट्रायल भी है बहुत सारी चीजें। किंतु मैं ये कहना चाहूंगी कि हम बीमारी होने ही क्यों दें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी बिल्कुल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो प्रिवेंशन के क्या तरीके हैं? हम मतलब डेंगू को एक हवा ना बनाएं। डेंगू है जैसे और बुखारें वैसे हैं,
लेकिन ये क्यों डेंजरस है? क्योंकि इसमें ये ब्लड पे जो इफेक्ट करता है तो उसमें सीबीसी काउंट, जो कंप्लीट ब्लड काउंट होता है, उसमें थ्रोम्बोसाइट्स और अदर जो एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के वो बहुत कम हो जाते हैं। नॉर्मली थ्रोम्बोसाइट्स 1.5 to 4.5 लाख होते हैं। प्लेटलेट्स उसको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स आम भाषा में प्लेटलेट्स भी कह सकते हैं। तो प्लेटलेट्स को घटना शुरू हो जाता है क्योंकि उन्हीं पर इफेक्ट होता है ब्लड सेल्स पे हमेशा ये। तो वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब थ्रोम्बोसाइट्स की कमी होने से ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है, तो उससे इसको हेमोरेजिक डेंगू भी बोलते हैं। कि भाई हुआ शुरू में तो अगर अर्ली स्टेज में क्योर हो गया, उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। सिम्टम्स जो है बुखार है उसका ट्रीटमेंट हो गया, हाथ पांव दर्द है उसका हो गया, बॉडी है कि किसके ले दिया, उसके सीरोलॉजिकल टेस्ट करा लिया हमने कि भाई वो अभी अक्यूट है, मतलब अभी का वो रिसेंटली ओपन हुआ है या फिर पहले का उसके है, तो आईजीजी आईजीएम हो जाएगा, एलिजा टेस्ट हो जाएगा। और इसके बाद में उसको यदि वो सेकंड वायरस वो जो सीरोटाइप अगर सेकंड टाइम यदि वो इन्फेक्ट होता है मरीज, वही मरीज एक से तो उसको इम्यूनिटी आ गई सीरोटाइप से, फर्स्ट से यदि फर्स्ट से इन्फेक्ट हुआ, यदि उसने सेकंड थर्ड या फोर्थ में किसी और ने इन्फेक्ट कर लिया, इस टाइम जो डेंगू होगा वो फैटाइल होगा, दैट इज मोर हार्मफुल। उसमें फिर मरीज के बचने की संभावनाएं कम होती है क्योंकि उसमें क्या है वो सारी बॉडी को इन्फेक्ट करेगा, फ्लूइड सारे कलेक्शन हो जाएगा, सूजन आ जाएगी बॉडी में, ऑर्गन फेलियर होने लग जाएगा, उल्टी आएगी, सीवियर पेन एब्डोमन होगा, और जगह जगह आंतों से भी रक्त स्राव हो सकता है, मसूड़ों से रक्त स्राव हो सकता है। तो इस तरह से उसकी ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है। तो ऐसी स्टेज आने से पहले एक तो मरीज को फटाफट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, जहां तक कोशिश हो भाई सरकारी अस्पताल में तो सब कुछ फ्री है, और बाकी जिसकी जैसी सुविधा है जो पैसे अफोर्ड कर सकता है वो अपने हिसाब से कर ले, लेकिन उसके फ्लूइड फटाफट रिप्लेसमेंट होना जरूरी है। थ्रोम्बोसाइट्स अगर उसके डिप्लीट हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो थ्रोम्बोसाइट फटाफट उसके रिप्लेस होने जरूरी है। तो अगर ऐसा टाइमली हो जाता है तो मरीज बच जाता है। तो मरीज मरता क्यों है? सेकेंडरी मरता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन से। जब अगर दोबारा इन्फेक्शन उसको हो रहा है तो वो उसके लिए काफी खतरनाक है। तो इम्यूनिटी आ गई उसके, लेकिन अदर टाइप से इन्फेक्ट हो गया तो वो मरेगा। तो उसके लिए प्रिवेंशन में आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी कैसे हम इससे बच सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो एक मेडिकल का पक्ष था अपनी तरफ से कि कैसे उससे बचाव किया जा सकता है, किस तरह के वायरस में बदलाव आ रहा है। लेकिन मैं शील धावा जी के पास जाना चाहूंगा कि सरकार इस पे इसलिए लगातार हम सरकार से प्रश्न पूछते हैं कि सरकार एक राज्य जो कर रहे हैं उनसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसके लिए क्यों पहले से कोई तैयारियां और नहीं की जाती हैं पहले। जैसे कि फोगिंग की अगर हम बात करें तो कई जगह हमारे पास भी चैनल के रूप में ही बता दूं आपको, ऐसे बहुत सारे लोगों की शिकायतें भी आ जाती हैं कई बार कि फोगिंग, उनके इलाके में मच्छर बहुत हैं, फोगिंग नहीं हो पाती है और गंदगी को नहीं साफ किया जाता। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार की है क्योंकि वहीं से जो शुरुआत है मच्छरों के पनपने की वहीं से भी होती है, वहीं से गंदगी पनपते हैं। ऐसी स्थितियां क्यों पनपने दी जाती है? देखिए सुधांशु जी, अमूमन तो फोगिंग हर जगह कराने की प्रयास किया जाता है। और दूसरी बात है कि ये जैसे ही सीजन शुरू होता है तो जो डॉक्टर्स की छुट्टियां हैं उनको भी कैंसिल कर दिया जाता है। स्पेशल ड्यूटीज पे हायर किए जाते हैं डॉक्टर्स को। गांवों में तो विशेष तौर पे ध्यान रखते हैं, जो छोटी डिस्पेंसरी होती हैं, और इसके अलावा अवेयरनेस कैंप भी चला जाते हैं और वो जगह जगह पोस्टर बैनर लगा के लोगों को सचेत किया जाता है कि आप अगर डेंगू है तो आप घबराइए नहीं, तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल पे आप संपर्क करिए। तो लोगों को मतलब इतनी गंभीरता से प्रयास किया जाता है कि इसको हल्का सा भी कुछ लगता है आपको, अच्छा वो लक्षण भी दिए होते हैं, बोर्ड पर लक्षण भी दिए हैं कि अगर आपको ऐसा होता है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। ये तैयारी एक तरह से कहनी चाहिए कि ये तो कर रहे हैं। ये तो ऐसे तो टीवी पे विज्ञापन भी दिखाती है सरकार कि अगर आपको डेंगू है, क्या अगर आपको ये लक्षण आपको प्रतीत हो रहे हैं तो आप जाइए। वो उनकी जानकारी के लिए बहुत एक सरकार अभियान चला रही है। मैं बात कर रहा हूं जो जमीनी स्तर पे जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अगर जयपुर में किसी को डेंगू होगा तो वो पहले सरकारी जो आसपास का सरकारी अस्पताल होगा वहां जाएगा, वहां वो दिखाने की कोशिश करेगा। क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भीड़ ज्यादा है तो वो प्राइवेट अस्पताल, इसमें पैसा भी एक मायने रखता है और दूसरा भीड़ जो है उस वजह से भी लोग सरकारी अस्पतालों से कई बार प्राइवेट अस्पताल की तरफ चले जाते हैं। वहां उसके लिए पहले से क्यों पता है कि ये रोग आएंगे, इस तरह के वायरस भी बन सकते, ये पहले से पता होता है कि हर साल इस तरह के जो डेंगू है, स्वाइन फ्लू है, मलेरिया है, सामान्य बुखार के मरीज हैं बहुत ज्यादा एक पर्टिकुलर मौसम में बहुत ज्यादा होते हैं। उसके लिए जमीनी स्तर पर बहुत ज्यादा बड़ी कार्रवाई
क्यों नहीं करती है सरकार? सरकार के पास साधन है। नहीं, बिल्कुल करती है सरकार। जो मेडिसिन, जो जरूरी मेडिसिन है वो भी प्रॉपर मात्रा में वो वहां पर लगाई जाती हैं, और लेबोरेटरीज में भी स्टाफ को एक्स्ट्रा बढ़ाया जाता है। डॉक्टर्स भी हर प्रकार से, मतलब जो भी जिस तरह की बीमारी है, एक्स्ट्रा डॉक्टर्स में, जैसे कहा कि अगर ड्यूटी पे डॉक्टर्स या जो एम्प्लॉयमेंट डॉक्टरों का कम है तो बाहर से हायर लेके उनको किया जाता है। और ये भी है कि तुरंत अटेंड किया जाए। डॉक्टर्स को ताकीद हुए, वहां का जो इंचार्ज है CMHO, जो वो खुद डायरेक्ट इस बात पर निगरानी रखते हैं कि कोई भी पेशेंट आए तो उसका तुरंत पे इलाज होना चाहिए। लेबोरेटरीज को भी कहा जाए फ्री निःशुल्क दवाइयां दी जा रही है, निःशुल्क जांच की भी सरकार ने व्यवस्था की है कि, और ये भी सरकार प्रयास कर रही है कि वो जो लेबोरेटरी से जो सैंपल आने में या रिपोर्ट आने में टाइम लगता है, उस पर भी कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिपोर्ट आए और उसका इलाज शुरू किया जाए। जो वार्ड है, हॉस्पिटल्स के वार्ड है, उनमें भी सफाई के विशेष अभियान नहीं कहना चाहिए, रेगुलर सफाई पर उस पर ध्यान दिया जाता है। नए स्वीपर्स भी वहां पर सरकार, उसको भी कहा जाता है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट को भी, कि नए एम्प्लॉयज भी सफाई की विशेष तरह ध्यान रखें। और जो डिस्पोजल है उसको भी, उसके लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था की जाती है कि डिस्पोजल आसपास ना हो, अस्पताल के पास गंदगी ना हो, और जो अटेंडेंट हो उनकी भी बहुत केयर की जाती है। जो मिलने वाले अटेंडेंट है उनको भी बहुत सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाती है कि आप पेशेंट से मिलने जाते हैं तो बहुत अपने प्रोटेक्टिव मास्क लेके जो करके जाए। तो सरकार अपनी तरफ से करती है, जहां तक होता पूरी संभव प्रयास करती है। मैं आपसे राजीव अरोड़ा जी से जानना चाहूंगा कि जो शील धाबाई जी बता रही हैं, जिस तरह से सरकार के जो प्रयास हैं, सरकार के प्रयासों में कतई कमी नहीं है, तो हो सकता है कि कहीं जो उसको लागू करते हैं जो लोग, जो मशीनरी है, वो काफी कमजोर हो, जो वहां तक पहुंचने नहीं देती उन प्रयासों को। मैं बड़ा इम्प्रेस हो रहा था आप जब बोल रही थी, मुझे लगा कि स्वास्थ्य मंत्री तो ऐसे ही होना चाहिए। इनको जो इन्होंने बताया, अगर सरकार ऐसा कर लेती तो आज ये स्थिति होती नहीं। ये जो सब बातें बताई हैं, अगर ये बात हो जाती तो आज ये परिस्थिति पैदा ही नहीं होती, और आज हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे होते। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कोताही रही है। जो हमको मालूम होता है, जैसे डॉक्टर भारती जानती हैं कि अगर अक्टूबर नवंबर के महीने के अंदर डेंगू हो सकता है, स्वाइन फ्लू हो सकता है, तो जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होते हैं, उनको सरकारी और प्राइवेट चिकित्सालयों के लोगों की पहले मीटिंग लेनी चाहिए, बैठक लेनी चाहिए, बताना चाहिए कि आप आने वाले समय के अंदर इस तरह की घटना बढ़ सकती है, इसकी क्या तैयारी सरकार ने कर रखी है, आप लोगों के साथ सचेत रहना चाहिए, कहाँ पे कंट्रोल रूम बना हुआ है, कहाँ पे निःशुल्क दवाइयां मिलेंगी, कहाँ पे ब्लड आपको मिल सकता है, ये ब्लड बैंकों के पास ये ब्लड बैंक है, कैसे प्लेटलेट्स मिल सकते हैं आपको। तो ये सब चीजों का ऐसा कभी दिखता नहीं है, नजर नहीं आता है, ऐसा होता नहीं है। हम सोचते हैं, बातचीत करते हैं, जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद हम ध्यान रखते हैं। तो जैसा हमेशा कहा जाता है कि भाई सावधानी रखें तो दुर्घटना से बचें, तो हम सावधानी नहीं रखते, और जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद हम चिंता करना शुरू करते हैं, और उसके बाद भी सामने आपकी मौत हुई है लोगों की, और अब आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि डेंगू से मौत हुई है। जैसे बीच में नवजात शिशुओं के संग गोरखपुर में और दूसरी जगहों पर मुझे देखने को मिला। तो मेरे ख्याल से सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। हम लोगों के सरकार के समय के अंदर भी ये घटना होती रही है। आप जानते हैं कि स्वाइन फ्लू कभी भी आ सकता है, खुद मुख्यमंत्री जी को हो गया था, उसको आप कोई रोक नहीं सकते। लेकिन एक संवेदनशील सरकार होती है तो निःशुल्क जांच की व्यवस्था कराती है, निःशुल्क दवाइयों की व्यवस्था कराती है, कोशिश करती है कि लोगों को साथ लेके चले। वो चीज देखने को अभी लोगों को कम मिल रही है। और उसके बाद जिस तरह का लापरवाह एटीट्यूड अधिकारियों का या मंत्री महोदय का दिखा, वो आश्चर्यजनक बात है। बल्कि उसको चिंता करके वो बोलते कि नहीं, मैं खुद राउंड लूंगा, मैं जाऊंगा 4, 5, 6 डिवीजन हेडक्वार्टर पर जाऊंगा, लोगों की मीटिंग लूंगा, इसको तुरंत हम रोकने का प्रयास करेंगे, और जनता को चिंता होने की जरूरत नहीं है। उसके बारे में जागरूकता आती है, जैसे भारती जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं कि ये इसको बचा ही नहीं जा सकता हो। जी बिल्कुल, अगर समय पे चिकित्सा उपलब्ध हो जाए, जानकारी मिल जाए, तो लोगों को बचाया जा सकता है। तो एक प्रोएक्टिव जो सरकार होनी चाहिए, प्रोएक्टिव जो मंत्रालय होना चाहिए, जो अधिकारी होने चाहिए, और वो तब होता है जब आप गुड गवर्नेंस करते हो, जब आप खुद स्ट्रिक्ट होते हो, जब आप खुद इसकी महत्व को समझते हो, और नीति के अधिकारी को मालूम होता है कि मंत्री जी इसको खुद वॉच कर रहे हैं, हमारी इस चीज पे उनकी निगाहें हैं, उनको इस बात की चिंता है, और आप अपने विभाग के आप एक्सपर्ट होने की कोशिश करनी चाहिए, आपको पता करने की क्या तरीका होता है, तो इससे बचा जा सकता है। और ये आज डेंगू की बात नहीं है, आने वाले समय के अंदर जो भी मौसमी बीमारी आए उसके लिए आज से हमको सोचना पड़ेगा। ये एक आपको एक मौका है, जब आपको मालूम पड़ेगा कि गर्मी आती है, हैजा शुरू होगा, तो उसके बारे में सोचिए, उल्टी दस्त शुरू होंगी, क्या होएगा। तो हमको अभी से एक इस तरीके का प्लानिंग करनी चाहिए
कि हम इस समय के अंदर मार्च अप्रैल के महीने में ये वर्कशॉप करेंगे, अक्टूबर नवंबर ये वर्कशॉप करेंगे, इस तरीके से हम इसका निदान करेंगे। तो मेरे ख्याल से इसका भी कैलेंडर बनना चाहिए, हमको मालूम है, क्योंकि भारत एक स्पेशल देश है। हमारे यहाँ अलग अलग मौसम होते हैं, इतनी गर्मी होती है, इतनी ठंडक होती है, इतनी बारिश होती है, इसलिए बीमारियां ज्यादा होती है। आप एक शीतकालीन देश के अंदर जाओ, जब ज्यादातर समय तक ठंडक रहती है तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होती है। मौसम में भी बदलाव होने लगे हैं, सर्दियों का थोड़ा समय अलग हो जाता है, कभी गर्मियां ज्यादा दिनों तक ठहर जाती हैं, तो काफी बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं कि काफी प्रोएक्टिव होना पड़ेगा सरकार को, कि पहले एक वक्त में सामान्य बुखार होने को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता था, घर पर भी एक इलाज सामान्य बुखार का हो जाता था, लेकिन अब बुखार होते ही घर वाले चिंतित हो जाते हैं, घर और उसकी तुरंत जांच कराई जाती है। ये स्थितियां अभी हाल के वक्त में काफी बन चुकी हैं। मैं नसरीन भारती जी के पास जाऊंगा, जो कि एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आपने जो वायरस के बारे में बताया कि वायरस का जो बदलाव है, एक चीज में जो एलाइजा टेस्ट की आपने जो बात करी, कि इसके बारे में जानना चाहूंगा कि केंद्र के नियमों के हिसाब से एलाइजा टेस्ट ही सरकारी अस्पतालों में अगर उसमें आता है डेंगू तो वो मान्य माना जाता है, जबकि कार्ड टेस्ट के हिसाब से वो नहीं माना जाएगा, कि डेंगू नहीं माना जाएगा। उस वजह से भी मरीज जो कार्ड टेस्ट जो प्राइवेट अस्पताल हैं वो उसका इलाज चालू कर देते हैं। तो क्यों सरकार इस पर, डॉक्टर्स भी कई बार सवाल उठा चुके हैं मरीजों के आंकड़ों पर, कि नहीं जो सरकार बता रही है वैसा है नहीं, मरीज बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसा दोनों अगर ऐसा क्यों नहीं है कि इसके अलावा जो कार्ड टेस्ट है उसमें भी अगर संकेत सामने आते हैं तो उनको भी उसी तरह से तुरंत माना जाए? आंकड़ों का जहां तक मुद्दा है, मैंने पहले भी बताया आपको कि मरीज तो आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। फीवर के, अब फीवर कौन सा है वो देखने वाली बात है। जनरल फीवर है, स्वाइन फ्लू है, डेंगू है, या ऐसे वायरल इन्फेक्शन है, URI है, तो वो सब चीज के लिए ही तो टेस्ट बने हैं। और सरकारी सप्लाई में जो चीज अवेलेबल है वही सरकारी डॉक्टर यूज करते हैं, चाहे वो कार्ड मेथड हो, चाहे वो एलिजा मेथड हो। तो उसमें जो सप्लाई आती है उसके हिसाब से डॉक्टर देखते हैं, और जो रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ रही है तो उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसी को आगे भेजते हैं। तो यहाँ पर तो जो आता है उस हिसाब से रिपोर्टिंग होती है, रिपोर्टिंग में तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपको लगता है कि सरकारी अस्पतालों में इतने संसाधन हैं, अभी जिस तरह से मरीज जाते हैं तो उनको उतना उचित इलाज मिल पाता है? देखो, एक्चुअली ये है सुधांशु जी कि डॉक्टर्स की कमी जग जाहिर है, ये आप भी जानते हैं। अपने राजस्थान में तो ये पहले भी हो चुका है, और पहले भी 2011 में एक आंदोलन हुआ, तो आपको पता था उस टाइम भी यही एक कारण था कि डॉक्टर्स पर बहुत ओवर बर्डन। जैसे नॉर्मल क्या है, WHO की जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 1000 मरीज पर एक डॉक्टर होना चाहिए। अब हमारे यहाँ तो जनसंख्या इतनी है, अनकंट्रोलेबल जनसंख्या बढ़ रही है, उस पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। तो हमारे यहाँ 16,000 मरीजों पे एक डॉक्टर है, तो एक डॉक्टर के ऊपर 16 टाइम ज्यादा बर्डन है काम का, चाहे वो PHC पर हो, CHC पर हो, या ढाणी पर हो, या रेफरल हॉस्पिटल में हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, या SMS में हो, कहीं भी हो, मेडिकल कॉलेज में, लेकिन हर जगह बर्डन है। अभी जैसे मैं कामाटिया अस्पताल में अभी डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ, वहां पर हमारे रोज 2 से 2,500 मरीज आते हैं, जिसमें से कम 500 मरीज फीवर के आते हैं, नॉर्मल 500, बाकी और सारी स्पेशलिटीज हैं। तो अब ये बर्डन मेन चीज है। और वही एक PHC पर देख लो, वहां एक ही डॉक्टर नियुक्त है, अब एक ही डॉक्टर के ऊपर सारा दारमदार है, वो मरीज भी देखेगा, वो डिलीवरी भी कराएगा, वो रिपोर्ट्स भी भेजेगा, वो वैक्सीनेशन भी करेगा, वो आशा को भी ट्रेन करेगा, तो वो क्या क्या करेगा। तो वहां पर हमारे यहाँ क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो प्रॉपरली नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो, डॉक्टर्स का नंबर बढ़ाया जाए, डॉक्टर्स को कुछ इस तरह से दिया जाए जिस तरह से अभी हम लोगों का आंदोलन चल रहा है सेवारत चिकित्सक का, वो क्यों चल रहा है, उसकी वजह यही है कि डॉक्टर्स पूरा जो हमारा चिकित्सा महकमा है उसमें जो बजट सरकार अलॉट करती है वो जितना होना चाहिए उसका 10% करती है। उस बजट को बढ़ाइए जैसे कि अदर कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में है। तो प्रिवेंटिव मेजर काम में लोगे तो आपको बीमारी पहले ही नहीं होगी, प्रिवेंशन हो जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है, क्योरेटिव पे बहुत ध्यान देते हैं, इलाज कर दो, इलाज कर दो। इलाज तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए आप आम डॉक्टर की नंबर बढ़ाइए, उनको फैसिलिटीज दीजिए, उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुनिए। अभी जो 33 सूत्री मांग पत्र हमारा जारी किया गया है वो सारा वेलबीइंग के लिए है कि कैसे स्वास्थ्य महकमा अच्छा किया जा सकता है। तो सरकार को सॉफ्ट कॉर्नर से ये सब चीजें देखनी होंगी, ये सब, क्योंकि सरकार ही हमारे माई बाप हैं। सरकार यदि ध्यान देगी तो डॉक्टर काम अच्छे करेंगे, उत्साह से करेंगे। आज अभी 1000 वैकेंसी निकलती है, 200 डॉक्टर ज्वाइन करते हैं, तो 200 डॉक्टर ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, क्यों अट्रैक्शन नहीं है बच्चों को नई नौकरी में। यहाँ तक कि जब कई बार अगर डॉक्टर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में लगाया जाता है या बहुत ही इंटीरियर क्षेत्र में लगाया जाता है तो वो उस वजह से भी कई बार इस तरह की चीजें आती हैं कि वो
वहां लगने से बचते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते, इंटीरियर क्षेत्र में, क्यों? इसका एक रीजन केवल उनका वहां, क्योंकि वहां उचित संसाधन उन्हें भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने अभी बोला है, उचित संसाधनों की कमी। भाई डॉक्टर की तो कमी है ही, वो तो जग जाहिर है। ऑल ओवर इंडिया लेवल पे डॉक्टर्स की कमी है, क्योंकि मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया लेवल पर एक बन गई है। सारे डॉक्टर्स 28 स्टेट्स उसमें हमारे इंडिया के हैं, वहां हमारी एक बहुत बड़ी एसोसिएशन बनी है, फेडरेशन, उसकी मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूं। तो मैं अब इंडिया लेवल पे बात कर रही हूं कि ऑल ओवर इंडिया में क्या हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया में भी यही प्रॉब्लम्स है, वहां भी हम इन्हीं चीजों से जूझ रहे हैं कि भाई डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स की सैलरी प्रॉपर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है। अब ये जब माननीय सीएम हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 60 थी जो 62 कर दी, राजस्थान में अब 62 हो रही है और सेंटर में अभी 65 हो गई। तो क्यों हो गई? क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। तो आप वो 65 एज करने के बदले जो 1000 डॉक्टर नए आ रहे हैं, ऐसा उनमें अट्रैक्शन पैदा कीजिए कि वो 1000 ज्वाइन कर लें, तो डॉक्टर्स की कमी तो वैसे खत्म हो जाएगी। जी, ये सवाल तो सरकार से काफी लंबे समय से चल रहा है, राजस्थान में भी, और ये पूरे भारत के परिदृश्य में बता रही हैं नसरीन भारती जी। लेकिन हम राजस्थान की हम बात करते हैं, यहाँ भी बहुत ज्यादा कमी है और इसके ऊपर काफी सवाल उठ चुके हैं। मीडिया में भी ये बहुत मुद्दा चर्चित रहा है कि डॉक्टर्स की इतनी कमी है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है कि हम डॉक्टर्स की भर्ती कर रहे हैं, नए डॉक्टर्स ला रहे हैं, लेकिन वो कमी लगातार बनी हुई है, पूरी नहीं हो पा रही है। ये यहां तक कि ऐसा भी नहीं हो रहा है कि नहीं पहले इतनी कमी थी, अब हमने इतना कोशिश करके इतना यहां पे आ गए, वो कंडीशन भी नहीं आ पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए, डॉक्टर्स की जो कमी की ये बात कर रही हैं, इनकी 33 सूत्री मांगों पर लगातार वार्ता हो रही है। जो वाजिब मांग है सरकार उनको निश्चित समझौता करेगी, इससे जो भी है जितना, क्योंकि डॉक्टर्स पर ही सारा दारोमदार है, क्योंकि धरती का भगवान इनको डॉक्टर्स को कहते हैं। तो सरकार भी ये चाहती है कि डॉक्टर्स को भी हर फैसिलिटीज मिले, गांवों में भी वही फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए ताकि वो गांवों में भी जाए। और जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं उन पर भी मैक्सिमम जो सुविधाएं होनी चाहिए वो देने का प्रयास कर रही है, क्योंकि प्राथमिक उपचार वहीं पर हो जाए। कोई अगर गंभीर बीमारी है, शहर तक आने में टाइम लगता है, और सरकार ने यह प्रबंध किया है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा किसी भी गांव से दूरी नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई पेशेंट है तो तुरंत वहां पर पहुंचे। लेकिन स्थितियां तो कई बार ऐसी खबरें हैं कि एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, प्रसव गांव में स्थिति हो जाती है कि रोड पे प्रसव की स्थिति हो जाती है, एम्बुलेंस ही नहीं आ पाती है। नहीं, बिल्कुल आप सुधांशु, कहाँ वैसी स्थितियां हैं? बताऊं, ये जो दिखाई जा रही है। देखिए, ये रीजन इसका ये भी है कि वो अक्सर जब डॉक्टर डिलीवरी की भी डेट बता देते हैं, लोग केयर नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि ठीक है, इमीडिएट मतलब कहना चाहिए इमरजेंसी क्लियर कर दे, लास्ट टाइम पर वो लेके आते हैं, तो वो प्रसव या तो रोड पर हो जाता है या उसमें जो है एम्बुलेंस में हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जागरूकता की बहुत जरूरत है। ये जो आपको अच्छा, सरकार ने हर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको महीने में एक दिन 9 तारीख को ये प्रोविजन रखा है कि आप आवश्यक रूप से जाइए। आशा सहयोगिनियों को भी कह रखा है कि आप लगातार उनकी मॉनिटरिंग करते रहिए, 9 महीने तक स्वच्छ प्रसव हो, और जो जच्चा बच्चा दोनों को भी बहुत स्वास्थ्य पर हर तरह से ध्यान दिया जाता है। उनके खाने पीने का भी ध्यान रखता है, सरकार पैसे भी दे रही है, और हॉस्पिटल्स में भी जो 1400 रुपए या जो 2500 रुपए दे रही है। तो सरकार तो हर तरह से प्रयास कर रही है कि जनता को जागरूक भी कर रही है कि ऐसी कोई इमरजेंसी हो जाए तो आप ये जागरूक बिल्कुल इस मुद्दे पर केवल प्रसव के मुद्दे की बात नहीं, यहाँ कि भाई डॉक्टर्स की कमी सीधे सीधे इफेक्ट करती है किसी भी रोग, जो मरीज हैं उनको सीधे सीधे इफेक्ट करती है, चाहे वो डेंगू हो, चाहे वो कोई और दूसरा रोग हो। उस पर भी लगातार सरकार बात कह तो रही है कि हम पूरी कर देंगे कमी को, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिशें नाकाफी दिख रही हैं। ये सवाल नसरीन भारती जी भी यही सवाल कर रही है। बिल्कुल ये ठीक कह रही है कि जो होनी चाहिए रेशियो वो नहीं है, लेकिन सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। जिस हिसाब से जो मेन बात होती है बजट की, जो बात आती है बजट के हिसाब से सरकार जो भी है अब ऐसा कर रही है कि इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ पर अच्छी बजट आए तो डॉक्टर्स को भी पे स्केल भी सही की जाए और ज्यादा भर्ती भी की जाए। हाँ, ये सब क्योंकि प्रायोरिटी में मरीजों की जो जिंदगी है, लाइफ प्रायोरिटी में सरकार के में, तो मरीज भी स्वस्थ रहे, डॉक्टर भी खुश रहे और राज्य भी ये रोग मुक्त हो। जो शील धाबाई जी ने कहा कि सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन कोशिशें नाकाफी दिख रही हैं। ये केवल मीडिया में भी चर्चा का विषय बनता है कई बार कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां भी हालत खराब रहती है चिकित्सा सेवाओं की। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्या है कि जब बजट बनाती है मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जिस भी राज्य के अंदर, उनके सामने कुछ प्रायोरिटी होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से स्वास्थ्य जो है वो हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी एक होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले तो जो
नवजात बच्चे हैं उनको बचा सकें, जो प्रसव में जो महिला है उसको हम बचा सकें, उसका आम बीमारियों से लोगों को निदान हो सके, और राज्य के जो नागरिक हैं उनको अन्य प्रदेशों के अंदर चिकित्सा के लिए नहीं जाना पड़े, दिल्ली बम्बई जाके क्यों चिकित्सा काम करा जब हमारे प्रदेश के अंदर अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। लेकिन अगर आप उसके बजट बनाने के अंदर स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दोगे, अगर उसके टोटल बजट का एलोकेशन अच्छा नहीं होगा, तो आप अच्छे डॉक्टरों की भर्ती नहीं कर पाओगे। अच्छे डॉक्टरों की भर्ती नहीं करोगे, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को बड़े नहीं कर पाओगे, अस्पतालों को नहीं बढ़ा पाओगे, रेफरल अस्पताल को नहीं बढ़ा पाओगे, वहां सुविधा नहीं बढ़ा पाओगे। और उसके बाद ये भी है कि बड़ा दुरुपयोग भी होता है। स्कैनिंग की मशीनें खराब पड़ी रहती हैं, दूसरे इक्विपमेंट खराब पड़ रहते हैं, उनको जाके देखता नहीं है, संभालने वाला नहीं है कि वहां पे जिस हालत में तक बदले नहीं जाते, पड़े हुए रहते हैं, उनको कोई देखता नहीं है, या सेकंड ग्रेड चीजें आ जाती हैं। तो इन सब के ऊपर भी लोगों को ये लगने लगा है कि अगर सरकारी सुविधा है तो शायद ये दूसरे दर्जे की होगी, पहले दर्जे की सुविधा आपको प्राइवेट अस्पताल में मिलेगी। वही शिक्षा के क्षेत्र में भी है कि लोग खुद सरकारी जो टीचर हैं उनके बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, खुद अपने स्कूल में पढ़ाते हैं जिसके अंदर वो खुद शिक्षा दे देते हैं। तो इसलिए हमको सोचना बहुत जरूरी है कि जब भी आगे बजट बने, स्वास्थ्य को और शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाए, और स्वास्थ्य शिक्षा भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन भी एक उसका पार्ट है, वो हेल्थ के फ्रंट है। यही बताना चाह रही हूँ, मेडिकल कॉलेज भी खोले। अभी आप देखिए कैंसर कॉलेज की जो कैंसर विभाग में जो वो करा जा रहा है, नया अस्पताल खोल, जो बाहर से मैडम गई हैं वो लेके आई है। हाँ बिल्कुल, के वो जो लोग पेशेंट, जो कैंसर पेशेंट को बहुत दूर जाना पड़ता था, इलाज के लिए भटकना पड़ता था, बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं यहाँ पर मिले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स भी ज्यादा मात्रा में आए हैं, तो भर्ती भी निश्चित तौर पर ज्यादा से ज्यादा होगी। और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय में नसीम जी को जो प्रॉब्लम्स है इनकी समाधान होगा। नसरीन भारती जी के पास जाऊंगा, और चूंकि समय बहुत कम है, और मैं इनसे जानना चाहूंगा कि फाइनली अब इस वायरस, चूंकि वायरस तो फैल रहा है, लोग ग्रसित भी हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, कैसे इससे प्रिवेंशन हो, कैसे पहले से ही तैयारियां की जाएं कि कोई व्यक्ति अपने आप को इससे बचा सके, और अगर हो गया तो उसको मान लीजिए उसको लगता है, तो बेस्ट ट्रीटमेंट वो किस तरह उसकी तरफ बढ़े, उसके लिए उसको बेस्ट ट्रीटमेंट मिल सके। सुधांशु जी, इसमें 3 चीजें आती हैं कि वेक्टर बॉर्न डिजीज है डेंगू, तो इसमें फर्स्ट चीज है कंट्रोल ऑफ लार्वा। ये बीमारी लार्वा कहाँ आता है, मच्छर से पैदा हो रहा है, तो लार्वे का कंट्रोल किया जाए। लार्वा कहाँ पैदा हो सकता है, फर्स्ट चीज है कंट्रोल ऑफ लार्वा, सेकंड चीज है कंट्रोल ऑफ अडल्ट मॉस्किटोज, और थर्ड है कि उसके बाइट से कैसे बचा जाए, ये तीसरी चीज है। तो इन तीनों चीजों को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। फर्स्ट, कंट्रोल ऑफ लार्वा के लिए, लार्वा हमेशा नमी में या पानी में रहता है। मच्छर अपना अंडे कहाँ देता है, पानी में, तो पानी साफ पानी, लेकिन कई दिनों का स्टेगनेट पानी है, चाहे वो पॉन्ड्स हो, चाहे वो आर्टिफिशियली जो अपन ह्यूमन बीइंग ने बनाए हैं, वो पहिए के कूलर हो, या बर्तन खाली डब्बे हो, या मटके हो, या घर के बाहर फालतू फंड का जो सामान पड़ा है उनको नहीं रखना चाहिए। वीकली उनकी सफाई करनी चाहिए, और उनको ड्राई रखना चाहिए 1 डे बिल्कुल। और यदि कोई पानी का सोर्स है तो उसको ढक दे, ये करना चाहिए। दूसरा है कि उसमें आप तेल डाल दो उन बर्तनों में या उनमें, ताकि वो रिपेलेंट होगा, और तेल से लार्वा मर जाएंगे। कोई केरोसिन ही डाल दो, नॉर्मल अपने घरेलू इलाज है उसका। दूसरा है कि कंट्रोल ऑफ अडल्ट्स, तो उसके लिए सरकार की तरफ से, जो नगर निगम की तरफ से फॉगिंग होती है मशीनों से, वो हो, डीडीटी की हो, मैलाथन की हो। साथ में थर्ड है उसके बाइट से कैसे बचा जाए। अब बाइट से बचने के लिए कई तरीके हैं कि हम सबसे पहले तो आम जागरूकता अपने मतलब पॉपुलेशन के अंदर हो। तो जो छोटे बच्चे हैं जो ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं, या अडल्ट या बूढ़े लोग हैं जो ज्यादा प्रेवलेंट हैं, कोई भी बीमारी हो जाए तो उनमें ज्यादा फैटल होती है बीमारी, ज्यादा वो उनकी हालत गंभीर हो जाती है, तो ऐसे लोग या तो पूरी आस्तीन के कपड़े पहन कर रहे हैं, बच्चे भी और अडल्ट भी। दूसरा कि आप मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, जैसे कि वो आती है ऑइंटमेंट आता है, वो गोल गोल वो रिपेलेंट मच्छर की वो आती है, और एंटी इंसेक्टिसाइड्स बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, वो लगाएं। थर्ड है कि घर के अंदर हम कैसे बचाव करें, तो घर में आप जालियां लगवाएं ताकि मच्छर अंदर एंटर ना हो सके। दरवाजों पे और खिड़कियों पर जालियां हो। जब छोटा बच्चा कोई सो रहा हो तो उसको दिन में भी अपन जो मच्छरदानी होती है उससे ढक के सुलाएं बच्चे को, और रात को भी घर में अपन मच्छरदानी लगाकर सुलाएं। तो इससे कम से कम अपन बच पाएं। मेरे पास, और मैम जिस तरह से जो आज की जो चर्चा रही
वो सबसे मुद्दा केवल सियासी नहीं है कि कांग्रेस या बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाएं कि डेंगू इनके समय ज्यादा था या इनके समय ज्यादा बीमारियां फैली। मुद्दा है लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, और सरकार चूंकि सत्ता से ही सवाल किए जाते हैं इसलिए उनसे सवाल वाजिब है। और जिस तरह से नसरीन भारती जी ने बताया कि खुद ही हमें इसको पहले ही हमें देखभाल करनी होगी, खुद की हमें प्रिवेंशन बरतने होंगे ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके, तभी हम डेंगू जैसी बीमारियों को चुनौती दे सकते हैं। नमस्कार।